हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया कि बेंथिक जोन में किस तरह से लिटोरल जोन और डीप सी हैबिटेट में डिवाइडेड रहता है। तो अब लिटोरल जोन का अध्ययन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं डीप सी हैबिटेट या गहरे समुद्रीय आवास की। गहरे समुद्री आवास के अंतर्गत वेलांचली क्षेत्र के आगे सागर तल के ढलान से प्रारंभ होने वाला ये भाग 3 क्षेत्रों में बटा रहता है। इनको कहा जाता है बेथियल, एबिसल एंड हाइडल या खाई क्षेत्र। महासागरों में बेथाइल क्षेत्र 200 मीटर से 400 मीटर तक और वितलीय क्षेत्र 4000 से 6000 मीटर तक तथा हाइडल या खाई क्षेत्र 6000 मीटर से नीचे का माना जाता है। गहरे समुद्र की कुछ अपनी विशेषताएं रहती हैं। जैसे कि गहरे समुद्र की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ के वातावरण की अपरिवर्तनशीलता है। यहाँ वातावरणीय कारक जैसे कि लवणता, तापक्रम, दाब और प्रकाश की अनुपस्थिति आदि प्राय स्थिर रहते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति भी गहरे महासागरों की विशिष्टता मानी जाती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश किसी भी रूप में नहीं पहुँच पाता है तथा यहाँ न तो दिन होते हैं न रात होती है। ऋतु परिवर्तन जैसी भी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं होती। जब प्रकाश ही इस क्षेत्र में अनुपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषी वनस्पतियों के मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए डीप सी में प्रकाश संश्लेषी पादप पूर्णतः अनुपस्थित रहते हैं। ज्वार एवं लहरें भी गहरे समुद्र में नहीं होती। यहाँ जल सामान्यतः शांत रहता है। ज्वालामुखीय परिवर्तन जैसी हलचल अवश्य ही कभी कभी इस शांत जल को अस्थिर बना देती है। प्रेशर की दृष्टि से अगर हम देखें तो गहरे समुद्रों में जल दाब भी अधिक होता है। जो गहराई बढ़ती जाती है दाब बढ़ता जाता है। तापक्रम भी गहरे समुद्रों में बहुत कम होता है। सूर्य के प्रकाश से दूर होने के भी प्रभाव तापक्रम पर होते हैं। वितलीय क्षेत्र में 20 डिग्री से तापमान औसतन ज्ञात किया गया है और यह अत्यंत ठंडे जल का क्षेत्र है। सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति एवं अन्य वातावरणीय कारकों के कारण पोषक पदार्थ या भोज्य पदार्थ भी यहाँ अधिक मात्रा में नहीं होते। गहरे समुद्रों में अत्यंत प्राचीन प्राणियों के रहने की पुष्टि से इस क्षेत्र में प्राणी जात का विशिष्ट होना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण बन जाता है। यहाँ अपरिवर्तनीय वातावरण और वह भी प्राचीन काल से होने के कारण जीवित जीवाश्मों की बहुलता देखी गई है, जैसे कि स्टोनी कोरल, सी अर्चिन, स्पिरुला और नोटिलस आदि ऐसे प्रमुख जीव हैं। गहरे समुद्री क्षेत्रों में थाइनमन का सिद्धांत लागू होता है। अधिकांशतः प्रभाव गहरे समुद्रों हेतु एक तरफ के प्रभाव के रूप में ही होते हैं। एक तरफा प्रभावों की बहुलता व विशिष्टता होने से जैव वातावरण में जातियां कम होकर बहुत ही विस्मयकारी जीवों में वृद्धि हो जाती है और यही थाइनमन का सिद्धांत है। अब यह है कि एडाप्टेशंस क्या है, पहले हम ये जानें, क्योंकि हमें डीप सी एनिमल्स में हम एडाप्टेशंस को पढ़ेंगे। तो एडाप्टेशंस एक्चुअली है क्या? अ चेंज दैट हेल्प्स ए स्पीशीज बेटर सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कैमोफ्लेज, माइग्रेशन और हाइबरनेशन और बॉडी पर हेयर का पाया जाना। डीप सी में बहुत ही हार्श कंडीशंस होती हैं और इस कारण डीप सी एनिमल्स में कुछ एडाप्टेशंस जो हैं वो भी बहुत ही विशिष्ट होती हैं, यूनिक होती हैं। गहरे समुद्र में अद्वितीय वातावरण होने से वहाँ पर जो फौना है वो भी एक विशिष्टता लिए हुए होता है और यह विशिष्टता विशेष अनुकूलनों के फलस्वरूप प्रदर्शित की जाती है। गहरे समुद्रों में कई प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे कि बायोल्यूमिनेसेंस, ल्योर्स, स्ट्रेची स्टमक, लार्ज माउथ, नीडल लाइक टीथ, फैटी ब्लैडर एंड मेटिंग स्ट्रेटजीज।
इनमें से यदि हम बात करें, सबसे पहले शिकारी प्रवृत्ति इन जीवों में पाई जाती है। छोटा आकार होता है, म्यूकस पाया जाता है बॉडी में, और एक विशेषता इनमें है कि इनमें बायोल्यूमिनेसेंस इनमें पाई जाती है। जीव संदीप्तता का पाया जाना गहरे समुद्री जंतुओं का विशिष्ट गुण है। जीव संदीप्तता मतलब बायोल्यूमिनेसेंस। अंधेरे में इन जंतुओं के कुछ भाग नीले या हरे रंग के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। बिना ऊष्मा के उत्पन्न होने वाला यह प्रकाश ठंडा प्रकाश कहा जाता है। ये प्रकाश अंतःकोशिकीय या कोशिका के अतिरिक्त स्तरों पर भी उत्पन्न होता है। जीवाणु क्रियाओं से भी ठंडा प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। संपूर्ण शरीर या शरीर के कुछ भाग गहरे समुद्रों की मछलियों, क्रस्टेशिया और सेफेलोपोड, सिलेंट्रेट्स, एनेलिडा व इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जंतुओं में चमकते रहते हैं। अब यदि हम इनकी डीप सी एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स की बात करें, तो इनकी फीडिंग हैबिट्स में सबसे पहले तो क्या है कि ये शिकारी प्रवृत्ति के जीव रहते हैं। गहरे समुद्र के जंतु जो हैं ये शिकारी प्रवृत्ति के रहते हैं। क्योंकि वहाँ पर फ्लोरा उपस्थित नहीं होता, इसलिए जंतु एक दूसरे को मारकर खाने वाले होते हैं और इस प्रकार ये मांसाहारी होते हैं। सतह पर रहने वाले जंतुओं की अपेक्षा गहरे समुद्र में रहने वाले जंतुओं का आकार छोटा हो जाता है और कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश जंतु जो है वो छोटे ही होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो कुछ जीवों में उनका मुख का आकार जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे कि हम इसमें गल्पर ईल में देखें तो इसका मुख इतना बड़ा होता है कि ये बड़े समुद्र में पाए जाने वाले काफ़ी बड़े एनिमल्स को भी ये निगल सकती है, एज सच ही पूरे का पूरा। और एक बार इसको अगर निगल लिया जाता है तो गल्पर ईल का स्टमक जो है इसके मील के हिसाब से स्ट्रेच हो जाता है और माउथ जो है इसका वो एक नेट की तरह यूज़ किया जाता है छोटे प्रेज को पकड़ने के लिए। इसके अलावा कुछ और फीडिंग एडाप्टेशंस भी इन जीवों में पाई जाती हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो डीप सी में रहते हैं उनके दांत लंबे और नीडल के आकार के हो जाते हैं और ये अंदर की तरफ झुके हुए रहते हैं, जिससे कि प्रे एक बार यदि पकड़ाई में आ जाता है तो फिर वो इनके मुख से छूटता नहीं है। कुछ फिशेस में एक्चुअली टीथ होते भी हैं तो वो इतने लंबे और इतने शार्प होते हैं कि वो कभी भी अपना मुख जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं कर पाती। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ फिशेस जो हैं वो अपना मुंह पूरा बंद नहीं कर पाती। इसके अतिरिक्त जीवों में एक और फीडिंग एडाप्टेशन है, वो है स्ट्रेची स्टमक, कि इनके पेट का स्टमक में एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी रहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने गल्पर ईल के बारे में बताया, गल्पर ईल का पेट जो है वो उसके प्रे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है। इसके अतिरिक्त इनमें वायु आशय या स्विम ब्लैडर भी पाया जाता है जो मछलियों को तैरने में सहायता करता है। गहरे समुद्रियों की अधिकांश मछलियों में यह अनुपस्थित होते हैं। गोनोस्टेमोइडी कुल की मछलियों में वायु आशय की उपस्थिति प्रमाणित की गई है। डीप सी में प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और टू अडॉप्ट डीप सी fish do not have normal bladders. If they do have one, their bladder is filled with lipids instead of gas. यानी कि दूसरी फिशेज में पाए जाने स्विम ब्लैडर और इनके स्विम ब्लैडर में यह अंतर है कि इसमें फैट्स पाई जाती हैं। गैसेस कुड कंप्रेस एंड कोलैप्स अंडर द प्रेशर बट द फैट्स विल स्टे सॉलिड। क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे समुद्र की सतह से नीचे जाते हैं दाब बढ़ता चला जाता है, तो यदि इनके स्विम ब्लैडर में गैस होगी तो गैस जो है वो प्रेशर बढ़ने से वो कंप्रेस होगी
और उससे इनका ब्लैडर जो है वो कोलैप्स हो सकता है, लेकिन फैट्स जो है कोलैप्स होने के कोलैप्स नहीं होती, वो सॉलिड ही रहती हैं। और यदि डीप सी एनिमल्स को हम सतह पर ले आएं तो उनका ब्लैडर जो है वो फट सकता है दाब के परिवर्तन के कारण। इसके अतिरिक्त डीप सी एनिमल्स में श्लेष्मल शरीर यानी कि म्यूकस बॉडी पाई जाती है, जैसे कि मैक्रोइडी कुल के जंतुओं और अन्य में संपूर्ण शरीर म्यूकस स्रावित करता है और म्यूकस शरीर का संभवतः कोई क्रियात्मक महत्व होगा, इसलिए अधिकांश गहरे समुद्री जंतु अत्यधिक श्लेष्मा स्रावित करने वाले होते हैं और इनका पूरा शरीर जो है वो श्लेष्मा की परत से ढका रहता है। यदि हम बात करें गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों की मेटिंग एडेप्टेशंस का, मेटिंग इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट इन द डीप सी, so fish have developed certain adaptations specifically to help carry on their species. For example, the deep sea anglerfish, the male anglers are small and act as parasite. They attach themselves to the female and fuse into her circulatory system. They share the body. So the female supports them both while the male is there solely to fertilize the female's egg. तो इस तरह से मेल फीमेल की बॉडी में रहता है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ये अपनी जाति को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उसके अतिरिक्त गहरे समुद्र में जंतुओं का घनत्व लिंगानुसार न्यून या अधिक होने के कारण एक ही जाति के नर व मादा का परिपक्वन अवस्था में मिलना कठिन होता है। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया, एंगलर फिश में फीमेल जो है बहुत बड़ी होती है और मेल जो है वो बहुत छोटा होता है और रिप्रोडक्टिव फेज में मेल जो है फीमेल की त्वचा को दांतों से पकड़े रहता है और ये चिपके हुए वहाँ पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और बहुत सी अडेप्टेशन डीप सी एनिमल्स में पाई जाती हैं। इनमें अंतः कंकाल जो है वो कोमल होता है। वैसे तो गहरे समुद्र के जंतु कमज़ोर और नाजुक होते हैं, जैसे कि एडिकेंथस अधिकतर पतले व कोमल भी होते हैं, जैसे कि बेसोगिगस, किंतु कोमलता कंकाल स्तर पर भी विकसित हो जाती है। हल्का, कमज़ोर व लोचदार कंकाल संभवतः कम कैल्सीभवन अथवा कैल्सीभवन की अनुपस्थिति के कारण होता है, जैसे कि काइमीरा में। इसका कारण कम तापक्रम को भी माना गया है। इनमें से कुछ जंतुओं में वृंतीय स्थिति भी पाई जाती है। अनेक प्राणियों जैसे कि स्पॉन्ज व एंटीडोन आदि में कोमल वृंत पाए जाते हैं, जिनसे वे समुद्री सतह में धसे रहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें सुविकसित लेटरल लाइन तंत्र पाया जाता है, जिससे संवेदना करने की विशिष्ट शक्ति पाई जाती है और गहरे समुद्र में सफल जीवन जीने हेतु ये महत्वपूर्ण होती है। गहरे समुद्री जीवों की आंखें जो हैं वो अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, क्योंकि उन्हें पूर्णतः अंधेरे में रहना पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें, गोनोस्टोमा डेनुडेटा नामक फिश जो है उसकी आंख तो सिर के 2/3 भाग को घेरे रहती है। आंखें टेलीस्कोपिक भी पाई जाती हैं। कुछ दूसरे प्राणियों जैसे कि रिजोलेकस, एम्फीपोडा, शाइजोपोडा और स्रेजडेस्टिट्स में आंखें बड़ी होती हैं। इसके विपरीत गहरे समुद्र में बिना आंखों के जंतु भी पाए जाते हैं। इनमें विकसित संवेदी अंग पाए जाते हैं। जिन जंतुओं में आंखें नहीं होती उनमें विकसित संवेदित अंग पाए जाते हैं। कुछ दूसरे क्रस्टेशियंस में जैसे कि उनमें एंटीनी शरीर से भी कई गुना बड़े हो जाते हैं। गहरे समुद्र में जीवन यापन में ये विकसित अंग संवेदना की दृष्टि से सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त गहरे समुद्रों में रहने वाली मछलियों की पूंछ बहुत लंबी हो जाती है या फिर फिनरेस हो जाती है। फ्लाइंग फिश में पुच्छ फिन अत्यधिक लंबा होता है और बैथिप्टेरॉइस में पेक्टोरल फिन अधिक लंबा हो जाता है। संभवतः संवेदना की उच्च स्थिति बनाए रखने हेतु ही यह अनुकूलन उत्पन्न हुए होंगे। इसके अतिरिक्त गहरे समुद्र में रहने वाले अधिकांश जंतु विशेष रंगों वाले होते हैं और गहरे समुद्र में लाल रंग सर्वाधिक या प्रभावी रूप से मिलता है। इसके अतिरिक्त नीले, काले व
भूरे रंग की भी अधिकता देखी जाती है। अत्यंत गहरे समुद्र के जंतु पृष्ठधारीय चपटे हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ सतह पर जल का अत्यधिक दाब बना रहता है और इस दाब से अपनी सुरक्षार्थ ये अनुकूलन संभवतः जंतुओं के द्वारा अपनाया गया होगा। अब हम बात करते हैं डीप सी में पाए जाने वाले जंतुओं की, कि वहाँ पर कौन कौन से जंतु जो हैं वो पाए जाते हैं। गहरे समुद्रों में प्राणी जाति के अंतर्गत जंतुओं में प्राय सभी वर्गों के जंतु जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि रेडियोलेरिन्स और फोरामिनिफेरन्स, स्टोरोकैलिप्टस, फेरोनिमा, हाइलोनिमा, रेडाइला, सी एनीमोन, गोर्गोनिया, कोरल्स, सबेला, सर्प्यूला, अरेनिकोला, कीटोप्टेरस, क्रैब्स, बार्नेकल्स, लॉबस्टर्स और श्रिम्प्स और लिम्बुलस। इसके अतिरिक्त नॉटिलस, स्पिरफिश, पैक्टिन, क्रायोनॉइड्स, स्टारफिश, सी अर्चिन, काइमीरा, हेरियोटा, फोटोकोराइनस, फोटोब्लेफेरॉन, सेकोपेरिंक्स, यूरी और मैक्रोफेरिंक्स भी इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एस्चुराइन हैबिटेट की, या जिसको कि वेला संगम भी कहा जाता है। ये नदी और समुद्र जहाँ मिलते हैं वहाँ पर पाया जाता है। अब एस्चुरीज वास्तव में है क्या? एस्चुरिन या हैबिटेट या वेला संगम आवास भी इसको कहा जाता है, जंतुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। वेला संगम क्षेत्र वह भाग है जहाँ समुद्र में आकर नदियाँ मिलती हैं। आधा घिरा हुआ समुद्र तटीय जल का भाग भी इसे कहा जाता है, जहाँ नदियों का स्वच्छ जल समुद्रीय जल को अत्यधिक तनुता प्रदान करता है तथा स्वच्छ जल स्वतंत्र रूप से समुद्रीय जल में मिलता है। वेला संगम अर्धघेरित तट का वह जलीय भाग है जो कि आसपास के स्थलीय क्षेत्र के जल को महासागरीय जल से सीधा मिलाता है। अधिकांशतः नदियाँ समुद्र में अपना जल मिलाती हैं। इस प्रकार से वेला संगम या एस्चुरी नदी मुखिया नदियों के मुहाने वाले भाग को माना जाता है। यह महासागर एवं नदियों का मिलन स्थल है। समुद्र की भुजाओं के अनुरूप भी मुहानों का वर्णन किया जाता है। वेला संगम क्षेत्र में ही नदियों की जलधाराएं ज्वारीय लहरों के संपर्क में आती हैं। वेला संगम के क्षेत्र को हम 5 प्रकार के बता सकते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के। एक तो सॉल्ट वेज या लवणीय फनीय वेला संगम, आंशिक मिश्रित वेला संगम, पूर्णतः मिश्रित वेला संगम और बार बिल्ट या रोधिका निर्मित वेला संगम। तो इसमें सॉल्ट वेज या लवणीय फनी वेला संगम जो है, लवणीय फनी एस्चुरी का निर्माण तब होता है जब एक नदी ज्वार विहीन समुद्र तट पर मिलती है। इस प्रकार में समुद्र का लवण जल पैंदे में या दल पर रहता है जो फनी के समान दिखाई देता है, जबकि अलवणीय नदी का जल उसके ऊपर प्रवाहित होकर समुद्र में मिलता है। पैंदे का समुद्री जल शांत रहता है, जबकि उसके ऊपर नदी का जल वेग से प्रवाह को प्रदर्शित करता हुआ समुद्र में मिल जाता है। अब आंशिक मिश्रित वेला संगम में जब तक नदी ज्वारीय समुद्र में गिरती है, यानी कि उफनते समुद्री किनारे पर मिलती है, तो आंशिक मिश्रित प्रकार का वेला संगम निर्मित होता है। इस प्रकार ये समुद्री खारा जल नदी के मीठे जल से तीव्र वेग के साथ मिश्रित होता है तथा निश्चित स्वरूप लिए बिना ही अस्तव्यस्त रूप से एक दूसरे से मिलता है। यह मिश्रित ऊपरी सतह तथा पैंदे दोनों स्थानों पर होता है। नदी मुख से समुद्र की ओर क्रमिक लवणीय सांद्रता अनुभव की जा सकती है। संगम स्थल पर उर्ध्व जल का चक्रण होता है और यह इसकी एक विशेषता को माना गया है। पूर्णतः मिश्रित वेला संगम में छिछले या उथले समुद्रीय ज्वारीय केंद्रों पर नदियों के संगम द्वारा बनते हैं।
छिछले समुद्री जल के कारण मिश्रण अत्यंत तीव्र होता है तथा संगम रुथाल पर जल का ऊर्ध्व चक्रण नहीं होकर इसके स्थान पर क्षैतिज चक्रण होता है। इसके अतिरिक्त जॉर्ड्स वेला संगम के इस प्रकार के संगम स्थल हैं जो कि गहरे होते हैं और इनमें से कुछ की गहराई 600 मीटर या उससे अधिक भी हो सकती है। मिश्रण पर ज्वार का इतना प्रभाव नहीं होता जैसा कि मिश्रित प्रकारों में होता है। ऊपरी जल नदी का और निचला जल समुद्र का होता है। इसे लवणीय फनी प्रकार का विशेष रूपांतर भी माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त बार बेल्ट या रोधिका निर्मित वेला संगम में नदी मुख तथा समुद्री तट के मध्य रेत के टीले या दीवार जैसी रचना निर्मित हो जाती है जो एक या कई स्थानों पर टूटकर जल मिश्रण के रास्ते निर्मित कर देती है। इन्हें अस्थायी वेला संगम भी कहा जाता है। ये छिछली होती हैं तथा अत्यल्प ज्वारीय क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार जल चक्रण एवं स्तरीकरण के आधार माने जाते हैं। भू आकारिकी के आधार पर भी वैज्ञानिक 5 प्रकार से इनका एस्चुरीज का वर्णन करते हैं। ड्राउन्ड रिवर वैलीज, जैसा कि आपको ये मैंने पहले बताया, ड्राउन्ड रिवर वैलीज, जॉर्ड्स, बार बेल्ट या रोधिका निर्मित, और रिवर डेल्टा या साधारण नदी मुहाना, और इसके अतिरिक्त टेक्टोनिक क्रियाओं से निर्मित वेला संगम। अब हम यदि बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्चुरीज की, यानी कि वेला संगम आवास के मुख्य लक्षण क्या है। नदियों के समुद्रों से मिलने वाला स्थान एस्चुरी आवास निर्मित करता है। यह विशिष्ट आवास स्थल उभयता के कारण फ्लोरा और फौना दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इसके प्रमुख लक्षण जो हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला, पारिस्थितिकी तनाव क्षेत्र। पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से यह आवास पारिस्थितिक तनाव क्षेत्र या इकोटोन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि एक ओर तो समुद्रीय जल और दूसरी ओर स्वच्छ जलीय आवासों के मध्य का ये क्षेत्र है। यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। जब नदी समुद्र में मिलती है तो उसके नदी मुख पर या उसके द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ इकट्ठे होकर जमने लगते हैं और वो डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं। इससे नदी चौड़ी होकर कई भागों में बढ़ जाती है जो कि फौना को विशिष्टता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त एस्चुराइन हैबिटेट में जल राशि की अनियमितता होती है। वेला संगम आवास में उपलब्ध जल राशि दीर्घ ज्वार के समय अत्यधिक तथा लघु ज्वार के समय कम होती रहती है। भाटा के समय यह और भी कम हो जाती है। इस प्रकार एस्चुरी में जल राशि स्थायी एवं स्थिर नहीं रहती। अब यदि हम बात करें कि जल सतह में उच्चावचन किस प्रकार होता है, तो जब एस्चुरी में जल राशि अनियमितता प्रदर्शित करती है तो इसके फलस्वरूप जल सतह भी बार बार बदलती रहती है। बार बार जल सतह के ऊपर नीचे होने के कारण फौना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में स्वच्छ जल की कम मात्रा समुद्र में प्रवेश करती है जबकि वर्षा ऋतु में जल की मात्रा बढ़ जाती है। लवणता की दृष्टि से भी सांद्रता में उच्चावचन स्पष्ट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्म काल में वेला संगम क्षेत्र में समुद्री जल अधिक आ जाने से लवणता बढ़ी हुई होती है जो वर्षा काल में स्वच्छ जल की अधिकता से कम हो जाती है। यह स्थिति उच्च ज्वार एवं ज्वारीय स्थितियों में भी प्रदर्शित की जाती है। लवणता वेला संगम क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ भी बढ़ जाती है। एस्चुराइन हैबिटेट में जल धाराओं की उपस्थिति भी पाई जाती है। बहते जल, ज्वार एवं वायु की अंतः क्रियाओं के फलस्वरूप जल में धाराएं उत्पन्न होती रहती हैं। ज्वारीय क्रियाओं के कारण स्वच्छ जल समुद्री जल में मिलता है तो भी जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब ज्वारीय क्रिया नहीं होती तो हल्का स्वच्छ जल भारी समुद्री जल के ऊपर सामान्य रूप से बहकर महासागरीय जल में मिश्रित होता रहता है। इसके अतिरिक्त एस्चुराइन हैबिटेट में तापक्रम में भी परिवर्तनशीलता रहती है। वेला संगम क्षेत्र में प्रतिदिन तथा ऋत्विक तापक्रम में परिवर्तन होता रहता है। जल की ऊपरी सतह कुछ अधिक तापक्रम वाली होती है
जबकि नीचे की सतह का जल अपेक्षाकृत शीतल होता है। समुद्री जल एवं स्वच्छ जल के संगम स्थल पर खाद्य स्थलों का निर्मित हो जाना भी वेला संगम क्षेत्रों की विशेषता मानी गई है। ये फूड केजीज के समान स्थिति दोनों प्रकार के जलों के संगम स्थल पर बन जाती है, जिसके कारण ही खाद्य जल स्थल जो है वो निर्मित होते हैं, जिनकी जीवों की उपस्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वेला संगम क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बात का बाहुल्य और मिट्टी के या रेत के बारीक कण जल में तैरते रहते हैं। फलस्वरूप जल में प्रकाश भेदन क्षमता प्रभावित होती है और जल में प्रकाश अधिक गहराई तक तथा पूरी मात्रा में नहीं जा पाता, जिसके कारण जीवों की संख्या एवं विविधता पर सीधा असर पड़ता है। अब यदि हम बात करें कि एस्चुरिन क्षेत्र में किस प्रकार की और इसमें बायोटा पाया जाता है, किस प्रकार के जीव इसमें पाए जाते हैं, तो वेला संगम क्षेत्र में उपस्थित जीवों को 5 प्रमुख प्रकार का माना गया है कि एक तो है ओलिगोहेलाइन जीव और वेला संगम के वास्तविक जीव, यूरीहेलाइन समुद्री जीव, स्टीनोहेलाइन समुद्री जीव और माइग्रेंट्स या प्रवासी। ओलिगोहेलाइन जीव स्वच्छ जलीय नदी के जीव होते हैं जो कि लवणीय सांद्रता सहन नहीं कर पाते। वेला संगम के वास्तविक जीव लवणीय सांद्रता की सीमा के प्रति अनुकूलित होते हैं। लवणीय सांद्रता के उच्च वचन को सहन करने की इनकी प्रवृत्ति हो जाती है। यूरीहेलाइन समुद्रीय जंतु समुद्र के भीतर से वेला संगम मुख तक पाए जाते हैं या समुद्र की ओर आते जाते रहते हैं। 15% निम्न स्तरीय लवणता तक सहनशीलता वाले ये प्राणी ही वेला संगम में अधिक होते हैं। स्टीलोहेलाइन जीव वेला संगम मुख के आसपास खुले समुद्री किनारों पर रहते हैं और 25% से कम लवणता वाले वेला संगम क्षेत्रों में ये नहीं आते जाते। अधिक लवणीय सांद्रता वाले स्थानों पर ही इन्हें अवश्य देखा जा सकता है। प्रवासी जीवों द्वारा अपने जीवन का मात्र थोड़ा सा भाग या समय ही वेला संगम क्षेत्र में व्यतीत किया जाता है। एस्चुरिन क्षेत्र में बहुत ही कम स्पीशीज पाई जाती हैं। द मोस्ट कॉमन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट इज कि फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस मेनली सैलिनिटी आर ऑफ such magnitude that only a few species have been able to evolve the necessary physiological specialization to exist there. Another explanation is that estuaries have not existed long enough in geological time to permit a complete estuarine fauna to develop. And a final reason may be that estuarine area have little topographic diversity. Being mainly broad expanses of the mud, there are fewer niches and therefore fewer species. Zooplanktons are also present in the estuarine area. अब हम बात करते हैं वेला संगम में रहने वाले जीवों में किस प्रकार की अनुकूलन या एडाप्टेशंस पाई जाती हैं। तो इनमें 2 प्रकार की एडाप्टेशंस पाई जाती हैं। एक तो मॉर्फोलॉजिकल यानी कि संरचनात्मक और कुछ इनमें दूसरी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस भी इनमें पाई जाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस की और इसके साथ ही साथ हम फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस को भी डिस्कस करेंगे। वेला संगम आवास में रहने वाले प्राणी संरचनात्मक रूप से भी अधिक कार्यकी की दृष्टि से अनुकूलित रहते हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें संगम या मिश्रित आवास में जीवन जीने को बाध्य होना पड़ता है। तो यदि हम बात करें इनमें परासरण नियमन की, तो एस्चुरी में रहने वाले जंतुओं में लवणीय सहनशीलता विशेष रूप से विकसित होती है। लवणीय सांद्रता की घटती बढ़ती सीमा में रहने के कारण ये यूरीहेलाइन होते हैं और इन्हें अपने शरीर को वातावरण में लवण सांद्रता के परिवर्तनों के अनुरूप बनाए रखना होता है, जिसके लिए अनुकूलित हो जाते हैं। वेला संगम में उपस्थित दूसरे खनिजों की उपस्थिति को सहन करने को भी अनुकूलित होना पड़ता है।
जिन प्राणियों में परासरण दाब को नियंत्रण करने की क्षमता सीमित होती है वे इस क्षेत्र में नहीं रह पाते। प्लेटिहेल्मिन्थीज वर्म्स में पैलिसेड पेरेन्काइमा विकसित होकर परासरण नियमन सुगमतापूर्वक किया जाता है। वातावरणीय या आवासीय जल का माध्यम बार बार बदलते रहने के कारण कई केकड़ों में उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड्स की क्रिया जो है वो बढ़ जाती है, जिससे अतिरिक्त जल मूत्र के द्वारा विसर्जित किया जाता है और गिल्स में क्लोराइड सेल्स विकसित होकर लवणों को अवशोषित करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस की। Few morphological adaptations among estuarine organisms can be attributed simply to living under conditions of fluctuating temperature and salinity. Most are adaptations to a given habitat, such as burrowing into mud. Mud-dwelling organisms, whether estuarine or not, often have fine fringes of hair or seta which grant the entrances to respiratory chambers to prevent clogging by slit particles. Such a situation prevails for estuarine crabs and many bivalve mollusks. Marine species in an estuary often have a lowered reproductive rate and lower fecundity. There are morphological adaptations among vascular plants living in the estuaries and slat marshes. All have a special tissue, the erenchyma, that supplies oxygen to the root embedded in the anoxic mud. The tissue may also bring oxygen indirectly to the animals in the mud. Many plants also have mechanisms for dealing with salinity. Spartima alterniflora have gland of eliminating salts. Abundant stomata and thin cuticle are suggestive of high transpiration rate. इसके अतिरिक्त जल धाराओं में परिवर्तन होने से भी जब जल धारा तेजी से आती है तो यहाँ के जीव इसकी रक्षा हेतु कीचड़ में धंस जाते हैं, जिससे तेज जल धारा से ये अपने को बचा पाने में सक्षम रहते हैं। कैटफिश अपने अंडों को बच्चे निकलने तक मुख में रखती है ताकि धाराओं से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी प्रकार जल धाराओं से रक्षा हेतु ही पॉलीकीट लार्वा ट्रोकोफोर बेलापर्ती जीवन जीने के स्थान पर कीचड़ में रहने को बाध्य होते हैं और यह आदत विला संगम आवास के कारण विकसित हो जाती है। पेरिऑप्थेल्मस जैसी मछलियां अतिरिक्त श्वसनांग विकसित कर लेती हैं ताकि कीचड़ में या जल के उतर जाने या जल की कमी होने पर भी श्वसन हेतु सुगमता रहे। इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक गाद की अधिकता होने से अधिकांश प्राणी अप्रद भक्षक यानी कि डेट्रियस फीडर्स हो जाते हैं और अप्रदन भक्षक होना एक विशिष्ट अनुकूलता है। एस्चुराइन क्षेत्र में तापक्रम का उच्चावचन भी महत्वपूर्ण कारक है। निरंतर स्वच्छ जल आता रहता है, अतः इस क्षेत्र में निवास करने वाले जंतु यूरीथर्मल होते हैं, यानी कि तापक्रम परिवर्तनशीलता को सहन करने की क्षमता वे अर्जित कर लेते हैं। जल स्तर भी वेला संगम आवासीय स्थल में विशेष प्रकार प्रदर्शित करता है। ऊपरी जल तो ऑक्सीजन सांद्रता की दृष्टि से अधिक प्राणवायु का होता है, किंतु खारे जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत ही कम होती है, जिसके कारण खारे जल के जंतुओं को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप नीचे के स्तर पर तथा विशेषकर बिलों में रहने वाले जंतु ऑक्सीजन की कमी में भी रहने को अनुकूलित हो जाते हैं। थैंक यू। आज आपने डीप सी एनिमल्स और एस्चुरीज में रहने वाले एनिमल्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी। अब अगले लेक्चर में हम अपने सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।